नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सीओएम एकेडमी में। और हम पीसीएस मंत्रा के टेस्ट सीरीज बात कर रहे थे, जिसमें हम टेस्ट सीरीज नंबर 3 के बारे में बात कर रहे थे। और ये उसका तीसरा पार्ट में ये दूसरा वीडियो है उसमें, जिसमें हम 75 क्वेश्चन पे बात कर चुके थे। और हम आज 76 से लेके 150 क्वेश्चनों के बीच में सबके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम समय में ये चीज़ों को रिवाइज कर सकें। लेकिन अगर बीच में कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो मैं उस कॉन्सेप्ट को आपके सामने क्लियर करूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के संबंध में असत्य कथन को कौन सा कथन है। देखिए, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, परंतु राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अरे बिल्कुल भाई नहीं, ये किसकी, राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, उसका अपॉइंटमेंट करते हैं, यानी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट पहला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, उपराज्यपाल दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। इनके पास कुछ क्षेत्रों में न्यायिक अधिकार भी होते हैं। हाँ, ये न्यायिक अधिकार भी होते हैं, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। पूछा था असत्य कथन, तो असत्य कथन में आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ओनली वन क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संसद राजसूची के विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जब राष्ट्रीय आपात के समय में बिल्कुल बना सकता है। राष्ट्रपति शासन के समय में हाँ, कम से कम तीन या अधिक राज्यों के अनुरोध पे। अरे भैया, ये कहाँ से कह देगा। अगर कोई राज्य कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि 3 राज्य हैं और कह रहे हैं कि इस राज्य में कुछ कानून बना दीजिए, तो कैसे कर सकता, उस राज्य की सहमति होनी चाहिए ना। तो ये बात एकदम बिल्कुल गलत है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू कराने के लिए बिल्कुल इस समय पे कानून बना सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4, यानी 3 ऑप्शन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा हम देख लें। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित कथन सत्य है। सत्य कथन को चूज करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले, राज्यसभा महासचिव केंद्रीय कार्यपालिका अस्थायी व सत्तादल से जुड़ा हुआ पदाधिकारी होता है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति उपसभापति के बुरे आचरण के आधार पर 14 दिन पूर्व नोटिस देकर उसे पद से हटा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं कि राज्यसभा के महासचिव केंद्रीय कार्यालय का, तो अस्थायी व निरपेक्ष पदाधिकारी होता है। कौन होता है, अस्थायी तो होता है, लेकिन ये सत्ताधारी से नहीं होता है। क्या होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, उसको राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। उसको नोटिस देकर नहीं किया सकता है, यानी बहुमत से। कैसे, बहुमत से ही किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी अगर देखें तो दोनों बातें क्या हैं, कहीं ना कहीं गलत हैं। तो इसमें हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। 79 नंबर कह रहा है मुख्यमंत्री के विषय में कौन सा कथन सत्य है। सत्य को चूज करना है, तो ध्यान रहे कि ऑप्शन नंबर देखिए, संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और निर्वाचन हेतु कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल एकदम सही कही गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत प्रधान करता है। हाँ, ये भी बात कही गई है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, तो एक अनुच्छेद मिलता है आपको 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल क्या करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो राज्यपाल के प्रयास पर प्रधान करता है। परंतु जब तक उसके पास सदन का बहुमत है, तब तक राज्यपाल उसे पदच्युत नहीं कर सकता, यानी उसे पद से नहीं हटा सकता जब तक उसके पास बहुमत है। तो इसमें से अगर राइट ऑप्शन देखेंगे तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राज्य का राज्यपाल राज्य के विधान
मंडल का अंग होता है। क्योंकि अब क्योंकि जब बात आती है तो ध्यान दिया है कि वो एक संवैधानिक प्रधान है, ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि विधानमंडल का अंग है ना, तो ध्यान रहे 80 का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि वो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को अपनी स्वीकृति देता है। हाँ, इसलिए ठीक है, वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ये बात सही है, लेकिन ये पूछ रहा है राज्यपाल की विधानमंडल का अंग होता है क्योंकि वो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को अपनी स्वीकृति प्रदान करता है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानमंडलों में इनमें से किस विषय या विषयों पर चर्चा करने का, ठीक है, निर्वधन है। ध्यान रहे, तो अगर देखें हम 81 नंबर वाले क्वेश्चन को देखें, ठीक है, अगर हम देखते हैं तो उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीशों के कर्तव्य निर्वहन से जुड़े आचरण है, बिल्कुल बात कह रहा है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्य निर्वहन से जुड़े आचरण है, एक उच्च न्यायालय कह रहा है, यहाँ हाई कोर्ट कह रहा है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, एससी की बात कर रहा है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया पर नहीं भैया, ये बात तो बिल्कुल नहीं कही गई है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब थोड़ा सा अगर बात करें, अगर आप एक अनुच्छेद यहाँ पे अगर मैं कोशिश बताऊँ 211 अनुच्छेद अगर देखेंगे तो जो एससी है या हम कहें तो हाई कोर्ट है कि किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में राज्य विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी, ये बात कही गई है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 81 का ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना, क्या करना है, सही सुमेलित करना, ठीक है। कह रहा है अनुच्छेद 20 कुछ दफाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। नहीं भाई, ये बात नहीं कहता। 20 ये कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में, यानी दोष अगर सिद्धि हो रही है तो उस समय में संरक्षण के बारे में बात करता है, तो ये तो बात गलत हो गई। अनुच्छेद 24 में क्या कहता है कि अनुच्छेद 24 ये कहता है, देखिए, बाल श्रम व मानव दुर्व्यवहार ये प्रतिनिधित्व करता है, ये बात गलत है, ठीक है। 24 में बात ये कहता है कि कारखानों में अधिबालकों की नियोजन प्रपत्ति से लगाता है, और ये बात अगर आप देखेंगे तो 23 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर अब 25 नंबर देखें, अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आपको पता है कि 25 से लेके 28 तक स्वतंत्रता बात कही गई है, धार्मिक स्वतंत्रताओं के बारे में बात कही गई है, लेकिन अगर हम बात करें इसमें से तो 25 में ये बात कही गई है अंतरकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, न कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, ठीक है। और 29 नंबर अनुच्छेद कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण करता है, ये बात एकदम बिल्कुल सही है, यानी ये तीनों ऑप्शन आपको गलत दिए गए हैं, कहीं ना कहीं ये दूसरे आर्टिकल के संबंधित रिलेशन दिया है, लेकिन मैंने सही उसकी व्याख्या कर दी। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में चुप रहने का अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार माना गया है? कौन सा ऐसा वाद है, मतलब कौन सा ऐसा केस है, वाद मतलब यहाँ पे केस मान लीजिए, कौन सा केस है, तो आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो नवीन जिंदल बनाम भारत संघ बिल्कुल बात नहीं कहता, इमैनुअल बनाम केरल राज्य, बताइएगा, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, या इंदिरा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम। इसका राइट ऑप्शन अगर देखेंगे तो इमैनुअल बनाम केरल राज्य में बात कही गई है, और ये जब केस आया था अगर याद करेंगे तो 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत चुप रहने का अधिकार मूल अधिकार है। यह मामला राष्ट्रगान को गाने से लेकर संबंधित था, याद रखना है ये किससे है, राष्ट्रगान के गाने से संबंधित है, ठीक है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। कब सुनाया था, ये बात है 1986 में। और एक चीज़ अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि 1986 में एक एक्ट पास हुआ था, उस एक्ट का क्या नाम है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथनों पे निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कथन 1,
राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अपना कानून बनाते समय नीति निर्देशकों को इसमें समावेशन करे। कथन 2 अगर देखें, राज्य द्वारा ऐसा न करने की स्थिति में उसे न्यायालय द्वारा ठीक है, न्यायालय जाकर लागू कराया जा सकता है। देखिए भैया, ऐसा कोई बात नहीं कही गई है। अगर कोई भी अपना कानून बना रहा है तो उस समय जो डीपीएसपी है उसको ध्यान में रख के उसका समावेशन करे, उसको इंक्लूजन करे तो सही बात है। लेकिन अगर ये बात करता है कि राज्य अगर उसको इंक्लूड नहीं करता है तो उसको बाध्यकारी नहीं है कहीं भी, ठीक है। अगर उससे ये कहा जाए कि नहीं आप जाइए न्यायपालिका में और उसे कहिए कि उसको लागू कराए, ये बात एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसका राइट ऑप्शन अगर देखें तो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट में देखें तो कथन 1 सही है, कथन 2 एकदम बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा मूल कर्तव्य 66वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। अगर हम देखें तो 66वें संविधान संशोधन द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता को बढ़ावा देना, नहीं बिल्कुल बात नहीं कही है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता का अवसर प्रदान करना, हाँ ये बात कही गई है और ये बात कही गई थी 66वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। और ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, कहूँगा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन नहीं है। चलिए 86 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है, ध्यान रहे। अगर देखें 86 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान करने का अधिकार है। हाँ ये बात बिल्कुल अगर देखें तो सही है, ठीक है। अगर वही कहें कथन 2, यह उसकी कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत प्राप्त अधिकार है, तो ये बात गलत है, ठीक है। और वो राष्ट्रपति विधायक की आता है, किसके अंतर्गत आता है। अगर यही बात यहाँ कार्यपालिका की जगह अगर विधायी शक्ति के बारे में अगर बात कहता, विधायी शक्ति के बारे में अगर बात कहता तो ये बात बिल्कुल सही हो जाता। क्या हो जाता, ये बात बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, बिल्कुल बात सही होता। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी अगर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा तो ये कथन सही है परंतु बी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत, अगर हम देखें तो 123 में तो अध्यादेश जारी करने हैं, कुछ याद आ रहा है ना। 123 में तो अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है। 143 तो अब देख लीजिएगा। 103 एक अनुच्छेद ऐसा है, समझ आते हैं। 103 अनुच्छेद में क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 104 क्या कहता है जरा बताइएगा। लेकिन अगर मैं बता दूं, स्पष्ट रूप से क्लियर कर दूं, 143 अनुच्छेद के अंतर्गत ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को विधि व सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पे अगर उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बात कही तो राष्ट्रपति मान ही ले, नहीं मानेगा। उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है, अगर उसको अच्छा लगेगा तो मानेगा, नहीं अच्छा करेगा तो नहीं मानेगा। बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यही बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखें तो आगे चलिए। 88 नंबर पर अगर देखें तो उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कथन है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है कि पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति पद संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
हाँ भाई, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर हम देखें तो ये बात गलत कह रहा है। क्या होता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं और निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों भी लेते हैं। ठीक है, बस निर्वाचित कह रहा है, यानी यहाँ पे मनोनीत भी होता है। क्या होता है? मनोनीत भी होता है। तो इसलिए ये कथन क्या है, विषय में सही है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये तीन वाला ऑप्शन सही नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान रहे, नहीं और है में अंतर मत करिएगा। अगर यही ऑप्शन कहता कि सही है तो मैं ये वाला ऑप्शन टिक करता, लेकिन अगर कह रहा है नहीं सही है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर बात करें कि निम्नलिखित पे विचार कीजिए। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय का पुनर्अवलोकन का क्षेत्राधिकार देता है। ठीक है, कह रहा है सही सुमेलित करना है। बताइएगा सही सुमेलित क्या है? हाँ भाई, 137 यही कहता है कि अगर उच्चतम न्यायालय चाहे सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई भी अपना मत दिया है, मतलब अगर कोई जजमेंट दिया है, अगर उसको लगता है कि उसको रिव्यू करना चाहिए तो रिव्यू कर सकता है 137 के कार्य। अनुच्छेद 129 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल कही गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय की बाध्यकारी विधियां हैं। हाँ बिल्कुल बात सही है, और कहा गया है कि कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है, तो 1 2 3 ये तीनों सुमेलित हैं। ओके, नेक्स्ट अगर देखें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा देश में द्विसदनी व्यवस्था अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की स्थापना की गई है? ठीक है, अगर ये बात करें तो द्विसदनात्मक अगर देखें तो मैंने बताया था एक अनुच्छेद, आपको कुछ याद आ रहा हो तो मैंने कहा था कि 1784 से द्वैध शासन की स्थापना होती है। तो अगर देखें तो इसमें बात ये कही गई है कि भारत शासन अधिनियम 1892 नहीं, भारत परिषद अधिनियम 1919 नहीं, भारत शासन अधिनियम 1900 नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935 में ये बात कही गई है कि द्विसदनी व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। और इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पे अगर देखें तो द्विसदनी व्यवस्था अर्थात राज्यसभा और कौन सा, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा का गठन किया जाएगा। और ये किसमें बात कही जा रही थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। चलिए, निम्नलिखित में से किसने मूल संविधान के हिंदी, ठीक है, संस्करण का सुलेखन किया था? किसने किया था? प्रेम बिहारी रायजादा, बसंत कृष्ण वैद्य, L.N. मुखर्जी, नंदलाल बोस, किसने किया था? तो किए थे वसंत कृष्ण वैद्य। ये आपको सीधे याद कर लेना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, फैक्चुअल डेटा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुसूची 4 राज्य और यूटी के राज्यसभा सीटों से संबंधित है। बिल्कुल बात एकदम सही कह रहा है। ठीक है, अनुसूचित दल बदल है, ये हम बता दे रहे हैं, ये 52वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन कब जोड़ा गया था, किस ईयर में, आपको बताना है। अनुसूचित 5 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बात करता है, लेकिन अगर देखें अनुसूची 9 पंचायतों की शक्तियों के बारे में बात करता है? बिल्कुल नहीं बात करता है। अनुसूची 9 ये बात करता है कि भूमि सुधार से संबंधित है, और हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थे लेकिन 4 अनुसूची जोड़े गए थे, और उसमें पहला संविधान अगर संशोधन जब हुआ था 1951 में, तो वही 9वां अनुसूची जोड़ा गया था जो भूमि सुधार से संबंधित था, जमींदारी उन्मूलन आदि का उल्लेख है। जबकि अगर यही देखें, ये जो बात कही गई है, ये बात कही गई है 11 में पंचायतों के बारे में, अगर 12 में देखें तो नगर पालिकाओं के बारे में बात कही गई है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो डायरेक्ट याद करने वाली चीजें हैं, आपको याद करना चाहिए, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14
विधि के समता के बारे में बात करता है, अनुच्छेद अस्मिता के अंत के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 44 समानता की बात करता है, 51 मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करता है। लेकिन देखिए ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है अपने आप में, लेकिन आपको लगता होगा कि ये गलत कैसे है। अरे भाई ये मौलिक कर्तव्य जो है ना 51A में बात कही जाती है, किसमें, 51A में, चाहे अगर देखें तो 51 क के बारे में बात की जाती है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, 51 क में अगर देखें तो 51D के अंतर्गत ये आता है, तो मौलिक कर्तव्य ध्यान दीजिएगा। हाँ, 95 नंबर देखिए, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्र हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ठीक है, 95 का देखिए अनुच्छेद 249 के अंतर्गत की गई है। इसमें सीधे मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें याद करने वाली चीजें हैं, तो आप याद कर लीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि मद्रास बनाम दो रायजन जो 1951 के मुकदमे के भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार संशोधित किया गया था? तो याद रहे 96 नंबर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हम देखेंगे तो अगर देखें तो इसमें ये बात कही गई थी की बात कही थी, विधि के समानता की नई बात कही, भेदभाव के विरुद्ध ये बात कही गई थी। अगर हम देखें तो एक अनुच्छेद आप पढ़ते होंगे, अनुच्छेद 15 में संशोधित किया गया था और उसमें ये बात कही जा रही थी, किया गया कि उसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 4 से संबंधित, और ये इसी संबंधित किया गया है। ठीक है, ये बात बिल्कुल नहीं है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट अगर देखें, चलिए 47 नंबर देखिए, सॉरी 97 नंबर देखिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में के बारे में निम्नलिखित तत्वों में विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात एकदम बिल्कुल सही कह रहा है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय की परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल बात सही कह रहा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। हाँ, निम्नलिखित वक्तव्य को, 2 वक्तव्य दिए गए हैं, उस पर क्या करना है, अपना विचार रखना है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ये भी बात एकदम बिल्कुल सही कही है। ये राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अरे भैया सीमा तो लगाया गया है, ये बात एकदम बिल्कुल गलत कह रहा है। अगर पहला सही है और दूसरा गलत है, यानी यार गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट ऑप्शन। ठीक है, अगर थोड़ा सा अगर बात कर लें, संविधान 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति में निहित है। ठीक है, और उसके अलावा देखें तो अगर 74 देखेंगे तो राष्ट्रपति अपने कृत्यों को का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पे करता है। किसकी सलाह पे करता है, मंत्रिमंडल की सलाह पे करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ध्यान रहे। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, टिक कर लीजिए पहले। ठीक है, अब क्या नहीं सही है, निर्वाचन वयस्क मताधिकार की पे होता है, क्या बात सही है? हाँ भाई, निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, बिल्कुल। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। अरे नहीं किया जाता है, ये बात क्यों करेगा, कौन करेगा? मतदाता सूची केंद्रीय निर्वाचन आयोग, कौन? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जो 324 में बात कही जाती है वो करेगा ना। 324 अगर स्पेसिफिक देखें 324(1) करेगा ये बात, राष्ट्रपति कहां से इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उनके कार्यों को निर्वहन करने के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 100 के करीब आ चुके हैं, ध्यान रहे। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन कह रहा है, ध्यान रहे कि राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है, बिल्कुल बात एकदम सही कह रहा है। ठीक है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों का मतदान नहीं कर सकता।
हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। यानी अगर सही उत्तर देखें तो दोनों बात कहता है। ठीक है, अगर देखें थोड़ा सा हम धन विधेयक के बारे में थोड़ा सा अगर बात करें, ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा धन विधेयक के बारे में अगर बात करें तो 109 आर्टिकल जो कहता है धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित होगा। ठीक है, और उसको पारित करने के बाद फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा में उसको स्वीकार करना होता है। अगर मान लीजिए वो स्वीकार नहीं करता, 14 दिन का समय दिया था, 14 दिन के अंदर स्वीकार नहीं करता है, लौटा देता है, परंतु राज्यसभा की सिफारिश को न मानने, अगर कोई मान लीजिए राज्यसभा अगर कोई सिफारिश करता है कि ये कर दीजिए तो वापस कर देता है, तो फिर से अगर पेश किया जाएगा तो उसको मानना मतलब बाध्यकारी होता है। ठीक है, तो ये आप बात कही गई है। थोड़ा सा चलिए 101 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? चर्चा और प्रक्रिया की स्वतंत्रता। ठीक है, अगर देखें सही नहीं है, ये तो बात होती है ना संसद के सदस्यों की। संसद के आंतरिक विषयों का संचालन का अधिकार, बिल्कुल बात, ये बात सही सही कह देते हैं। मुझे बताइए तो, संसद के आंतरिक विषयों का संचालन का अधिकार अगर हम देखें, हाँ ये बात बिल्कुल कही जाती है। साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, ये बात तो नहीं कही है, ये बात एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगी। अपरिचितों को संसद से बाहर रखने का विशेषाधिकार, हाँ बिल्कुल बात सही है। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तो नागरिकता, सिंचाई, जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, अब क्या करना है कि उपयुक्त सूची राज्य सूची का विषय। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसका ऑप्शन अगर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि राज्य सूची का विषय नहीं है, तो ये नागरिकता केंद्र विषय की सूची है, सिंचाई राज्य सूची का विषय है और जनसंख्या नियंत्रण केंद्र सूची का विषय है। यानी पूछ राज्य सूची का विषय नहीं है, तो ये राज्य सूची का विषय तो है लेकिन ये और ये नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बी हो जाएगा। देखिए, प्रश्न को सही करना फिर ऑप्शन के हिसाब से सही करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हम ध्यान रहे, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया है केंद्रीय चुनाव आयोग के बारे में, तो क्या ये कथन सही है या गलत है? बताइए तो। ठीक है, बताइए, हमको जरा सोच के बताइए। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 330 में है, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है 103 का। ठीक है, जरा हमें बताइए 130 में क्या है, थोड़ा सा सोचिए फिर मैं बताता हूँ क्या सही होगा। अच्छा, 330 कुछ याद आ रहा है? हमने बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा में एससी और एसटी के रिजर्वेशन के बारे में बात करती है। क्लियर है? हाँ या ना? और 300 अगर देखें तो ये तो बात गलत हो जाएगी, निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। ठीक है, केंद्रीय चुनाव आयोग का अगर देखें तो ये 324 में है। हाँ या ना? 324 में 26 दे रहा है और 326 में कहा गया लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के वरिष्ठ मताधिकार पे होंगे, ये तो बात बिल्कुल गलत कह रही है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। क्यों कह रहा है? असत्य कथन है, तो असत्य दोनों है, दोनों असत्य हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर कहता सत्य है, अगर सत्य है अगर पूछता, ठीक है, तो लिखते न तो 1 न तो 2। क्यों, बात क्लियर है? चलिए 104 नंबर क्वेश्चन पे 104 पे चलिए। 104 पे कह रहा है कि एक समिति दी अध्यक्ष दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो अगर थोड़ा सा हम देखें इसमें, संघ विधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, अरे भाई संघ विधान समिति JL जवाहरलाल नेहरू, कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। अगर देखें संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही बात कही जाती है। संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति जीवी मावलंकर के द्वारा, अल्पसंख्यक उपसभापति SC मुखर्जी के द्वारा की जाती है। तो एकदम बात बिल्कुल सही कही है। अगर देखें सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, तो मूल अधिकार, अगर देखें मूल अधिकार वो अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। यहाँ उप समिति की बात कर रहा है। अगर थोड़ा सा देखें तो नियमन समिति, ये कौन किसकी बात कही जा रही है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात कही जा रही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। झंडा समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू थे, तो यह ध्यान रहे। 105, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? वही प्रस्तावना के बारे में बात करता है। तो केशवानंद भारती बनाम केस अगर देखें तो कब आया था भाई? थोड़ा सा बताइएगा। तो 1973 में आया था। लेकिन अगर देखें गोलकनाथ बनाम पंजाब केस में भी कहा गया था। लेकिन बेरू बारू जब केस आया था, कब आया था? 1960 में। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। साथ में ये भी कहा था कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। किंतु जब जैसे ही भारती केशवानंद के 13 बेंचों की बेंच बैठी और उसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय संविधान मतलब उद्देशिका संविधान का भाग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन मूल मतलब स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। 106 नंबर, निम्नलिखित राज्यों को निर्माण में सही क्रम होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर देखें, थोड़ा सा अगर देखें, इसके बारे में बताया था कि नागालैंड अगर देखें तो कब होगा? 1963 में। हिमाचल प्रदेश अगर देखें तो 1970 में। सिक्किम अगर देखें तो 1975 में। अगर वहीं देखें गोवा देखें तो 1987 में। अब क्या करना है? इसको सही क्रम देख लीजिए कौन सही है। तो हमको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीवन बीमा निगम, ठीक है, ठीक है, जीवन बीमा निगम, ठीक है। विश्वविद्यालय, राज्यों की सरकार, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में सम्मिलित है? देखिए भाई ये सभी क्या है? सम्मिलित है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा 12 में बात करूं तो 12 में ये कहा गया है कि राज्य क्या है, राज्य क्या है, और राज्य होने के 4 एलिमेंट होना जरूरी है। पहला तो एक तो हमारे पास सरकार होनी चाहिए, दूसरा हमारे पास लैंड होना चाहिए, तीसरा हमारे पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, और चौथा क्या होना है? सवर्निटी होनी चाहिए, एवं संप्रभुता होनी चाहिए, आंतरिक और बाहरी हम क्या कर सकते? डिसीजन पावर लेने के लिए सक्षम हो, ठीक है। और उसी में बात कही गई जब ये समस्या हुई कि राज्य के अंतर्गत काउंट किसको करेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट के सामने निर्णय लिया गया। तो सरकार ने कहा कि भारत सरकार जो भारत सरकार है, संसद है, सभी स्थानीय जो प्राधिकारी हैं, अन्य प्राधिकारी हैं, फॉर्म है, कोऑपरेटिव बैंक है, ये सभी के सभी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए 108 नंबर में, नीति निर्देश तत्व के विषय में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। यह वाद योग्य नहीं होते हैं। कौन? एक बात बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। यह नैतिक व राजनीतिक मान्यता प्राप्त क्या है? ये नैतिक व अनैतिक मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है। इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 2, 3, ठीक है। जब चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से एक राज्य के नीति निर्देश तत्व से सम्मिलित नहीं है। लोक व्यवस्था में सुधार करना, ये किससे संबंधित है भाई? है उसमें। सहकारी समितियों की अभिवृद्धि करना, ये भी क्या है? डीपीएस से संबंधित है।
लेकिन अगर देखें तो सभी के लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान करना, अगर देखें तो ये तो बात नहीं कही गई है। अगर हम देखें 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए तो बात कही गई है, किस अनुच्छेद के, 45 अनुच्छेद की अगर बात करें तो, लेकिन ये बात नहीं कही है। कृषि और पशुपालन समिति के बारे में बात कही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राष्ट्रपति के शासन व्यवस्था में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी व्यवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं 110 में अगर देखें तो एकल प्रणाली व्यवस्था, ये तो पाई जाती है, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था, ठीक है, ये बात नहीं पाई जाती है। शक्तियों का विभाजन पाई जाती है। बहुमत दल का शासन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन उत्तर के लिए सही है? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है, राष्ट्रपति की विशेषाधिकार में नहीं पाई जाती हैं ये, और ये 4, ये 2 नहीं पाई जाती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में उपराष्ट्रपति के संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? तो कितनी बार ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112, मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? ठीक है, तो लोकसभा के प्रति या संसद के प्रति, जरा हमें बताइएगा तो जरा जल्दी से, या राष्ट्रपति के प्रति? मंत्री पदस्थ के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा है, देखिए क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश की है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या है उत्तरदायित्व है, ठीक है, क्योंकि वे राष्ट्रपति के प्रयास पत्र क्या करते हैं, प्रधार करते हैं। 113 नंबर, कथन सही नहीं है, ध्यान, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हाँ ठीक है, मंत्री पत्र सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। हाँ बिल्कुल, लोकसभा अध्यक्ष अपना पत्र त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, क्या ये बात सही है? अरे भाई, लोकसभा का जो सदस्य होता है वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा का कोरम 1/10 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कि अगर 543 लोग हैं और सीटें हैं, तो एक अगर मतलब अगर देखें तो लोकसभा में अगर संचालन करने के लिए कम से कम 55 लोगों का मतलब 4.53 निकल रहा है, तो यानी 55 लोग आए हैं तो वो संचालन किया जा सकता है। 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के राज्यपाल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो विधान मंडल की विघटन कर सकता है, बिल्कुल सही बात कहता है। वो किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राज्यसभा की आकस्मिक निधि पर उसका नियंत्रण कर सकता है, बिल्कुल। वह सभी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, नहीं ये बात नहीं कह सकता। यही क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 115 पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, ध्यान दें। कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, तो ये गैर संवैधानिक निकाय नहीं है, ये तो संवैधानिक निकाय है ना। अगर हम थोड़ा सा देखें तो 243 अगर आई वाला ऑप्शन देखते हैं, तथा अगर देखें तो 243 4 में इसका गठन किया गया है। ये प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होता है, ध्यान रहे, ठीक है। देखिए पंचायतों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन किया जाता है, हाँ बिल्कुल। ग्राम प्रधान को निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, हाँ बिल्कुल। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है, एक गलत है क्योंकि वो गैर संवैधानिक बात कर रहा है। जिसका भी उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में हुआ है तो वो सभी संवैधानिक निकाय हैं। 116, निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की सिफारिश की गई थी? ठीक है,
तो अशोक मेहता समिति, ऑप्शन देखिए तो यही है। जीवी के राव समिति, LM सिंघवी समिति, घुंगन समिति। तो 116 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए तो। सॉरी देखेंगे, LM सिंघवी समिति में ये बात कही गई थी। और कब आया था ये? तो 1986 में आया था। और सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश इसमें की गई थी। ठीक है। और अगर देखें थोड़ा सा घुंगन समिति के बारे में, तो ये बात कहती है 1988 में आया था। और इसमें कहा गया था कि में भी के बाद घुंगन समिति आया था। और गांगली समिति भी एक आया था जिसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात कही गई थी। लेकिन सर्वप्रथम अगर बोला था तो वही होगा। हाँ, 117 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संविधान में उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार के निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए तो। परामर्श के संविधान से 17 का, तो ये लिया गया है कर्नाटक के संविधान से। ठीक है। मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें देखूंगा कि अनुच्छेद, जितनी अनुसूचियां हैं, जितने भाग हैं, और उसी के साथ साथ संविधान के स्रोत की एक वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं 118 नंबर पे। निम्नलिखित कथनों पर कौन सही नहीं है? तो अंतरराज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। हाँ भाई, एक तो बात लिख ली है। संसद किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है? संसद, जरा बताइए तो। नहीं। वो कौन कर सकता है? बस राज्यसभा कर सकता है, और अनुच्छेद 312 के तहत कर सकता है। ठीक है, ये बात गलत है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन देख लेते हैं, किसी जाति को अनुसूचित जात विनिश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। हाँ, यहाँ सभी कथन सत्य है। नहीं भैया, ये कथन तो अगर सत्य है ना। चलिए 119 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाने पे राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा की जा सकती है। क्या ये बात सही है? अगर राज्य में आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाने पे क्या आपातकाल की घोषणा हो सकती है? ठीक है, तो नहीं हो सकती है, ये बात गलत है। पहले था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन किया गया, उसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रस्थापित कर दिया गया था। ठीक है, तो अशांति की जगह क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह, यानी सशस्त्र विद्रोह के बारे में बात कही गई है। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात संबंधित घोषणा के संसद द्वारा 6 माह के भीतर अनुमोदन करने की जरूरत है? नहीं भैया, 1 माह के अंतर्गत। कितने माह के अंतर्गत? 1 माह के अंतर्गत, या 6 सप्ताह मान लीजिए, ऐसा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन क्या है? गलत दिए गए। चलिए, अनुच्छेद के बारे में सही सुनिश्चित कीजिए। 324 निर्वाचन आयोग की अधीक्षण से संबंधित है। ठीक है, 324 निर्वाचन से संबंधित है, तो लिख लेते हैं। 323 प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, तो नहीं भैया। 300 अगर देखेंगे तो, अगर देखें 315 से लेकर 323 तक, ये तो बात करता है यूपीएससी के बारे में, तो ये बात कहाँ से आ गई? गलत हो जाएगी। लोकसभा के नेतृत्व के बारे में, यही क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 320 लोकसभा के आयोग के कृत्य के बारे में, 317 लोकसभा के सदस्य के बारे में, बिल्कुल बात सही कह रहा है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, डॉक्टर KM मुंशी, SC मुखर्जी, S वरदाचारी, ठीक है, उपयुक्त संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे। ठीक है, तो 121 नंबर अगर ऑप्शन देखेंगे, तो थोड़ा सा अगर देखें तो भीमराव अम्बेडकर, देखिए इसमें कौन कौन से शामिल हैं। तो गोपाल स्वामी अयंगर और KM मुंशी दोनों लोग शामिल थे। ठीक है, SC मुखर्जी, ये दोनों लोग नहीं शामिल थे। ध्यान रहे,
और इसका कैसे हो सकता है, थोड़ा सा हम प्रारूप समिति के बारे में बात करें तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और उसके स्थान पे एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादीन के स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और कौन कौन थे भाई, एन माधवराव, उसके स्थान पर बी एल मित्र के स्थान पर लाया गया था और टी कर्मचारी जो डीपी खेतान के स्थान पर लाया गया था। इतने लोग थे, याद रहे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित नहीं है, विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक है, तो क्या आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बात कही गई है, बिल्कुल नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बात नहीं कही है। ठीक है, चलिए 123 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। देखो केवल मूल अधिकार, देखिए जो भारतीयों को प्राप्त है, तो अगर केवल जो भारतीय को अगर देखें, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे लिख दूं केवल भारतीय को, तो 15, 16, 19, 29 और 30, तो इसमें देख लीजिए केवल भारतीय, तो ये 19 तो प्राप्त है, ठीक है, 29 प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 और 3, यानी ये वाला सही है। ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, कौन कौन सी, 15, 16, 19, 29, 30, याद रहेगा। ठीक है, और कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त हैं, तो कौन कौन से हैं, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये किसको किसको प्राप्त है, भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, और ये ध्यान रहे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए 124 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा, कौन करेगा भाई, कौन करेगा, 45 में हम कितनी बार बता चुके हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है, जब दोनों सदन सत्र में न हो, सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति में विद्यमान हो। अगर हम देखें 25 नंबर ऑप्शन में, तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, उस समय अध्यादेश जारी होता है। अध्यादेश जारी कौन से अनुच्छेद में होता है, 123 में अध्यादेश जारी करता है। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री का, ठीक है, उपराष्ट्रपति का। तो अगर देखें इसमें से ऑप्शन अगर थोड़ा सा, ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही उत्तर के ऑप्शन दीजिए। तो अगर देखें थोड़ा सा, तो 1 और 2 किया जाता है। देखिए राज्य के मुख्यमंत्री का तो राज्यपाल करता है ना भाई, ये बात क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, क्यों, सही बात है। और उपराष्ट्रपति को कौन करता है भैया, एक तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये बात गलत है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। और इसका देखिए 315 से लेकर 323 तक के बारे में बात करती है, मुख्य निर्वाचन 324, ध्यान दें। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों और विधान मंडल के सृजन से अधिकृत है। ठीक है, तो ध्यान रहे 127 का, तो देखिए राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं, संसद ही तो है। चलिए ऑप्शन नंबर सी 127 का, जल्दी करिए क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी से करते हैं, जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। मंत्रिपरिषद का एक निश्चित कार्यकाल होता है। ठीक है, देखते हैं 28 नंबर पे,
निश्चित कार्यकाल होता है क्या, जरा बताइएगा जरा हमको, कितने साल का होता है, कितने साल का होता है बताइए। 128 का राइट ऑप्शन बताइएगा। बताइए, कोई कार्यकाल निश्चित किया गया है? हमको नहीं लगता कोई निश्चित किया गया है। मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति दायित्व है। जब व्यक्तिगत हो जाएगा तो राष्ट्रपति के प्रति हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों की लोकसभा में, ठीक है, ये दोनों बात सही है। यानी 1 और नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उच्चतम न्यायालय विधि के शासन का संरक्षण और टिप्पणी किस वाद में की गई थी? जोसेफ बनाम भारत संघ, हाँ, विजय मेहनती बनाम जादूवाद, राज्य विधिक प्राधिकार बनाम संघ, ललित बनाम स्टेट छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 129 में क्या कही गई है बात, किसमें बात कही गई है 129 में, जरा बताइएगा। तो ये कहा गया है विजय मेहती बनाम जादूगर की क्या बात कही गई है। ठीक है, ये बात कही गई थी। चलिए, याद करने वाली कुछ फैक्चुअल चीजें होती हैं, याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान भारतीय संविधान का कौन सा भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता से संबंधित प्रदर्शित करता है? ठीक है, 130 का क्या बताइए। देखिए, प्रस्तावना भी करता है, मूल अधिकार भी करता है, राज्य के निर्दिष्ट तत्व भी करते हैं। ठीक है, तो चारों करते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, तब तक मैं पानी पी लूं 1 सेकेंड। चलिए, 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आंतरिक संरचना में संशोधन किया जा सकता है, मतलब कह रहा है आधारिक संरचना में संशोधन किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल नहीं है। आधारिक संरचना में संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, गलत। चुनौती दी जा सकती है, आंतरिक संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आधारिक संरचना में संशोधन को उच्चतम न्यायालय में अवैध घोषित नहीं कर सकता, ये भी गलत है। तो इसका कथन सही क्या हो जाएगा, 131 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वो आधारिक है। ठीक है, ध्यान रहे। 102वां संविधान संशोधन, ये बात कही जाती है कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। क्या ये बात क्लियर है? 102वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। 31वां संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों में वृद्धि से संबंधित है। हाँ बिल्कुल सही है। 52वां संविधान संशोधन बताया गया था, अभी हम बताया है, दरबदल से 10वां अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 51वां संविधान संशोधन बच्चों की शिक्षा से संबंधित। अरे नहीं भैया, एक बार हमने फिर से बताया है कि ये 51वां संविधान संशोधन 15% से अधिक मंत्री परिषद नहीं बन सकते, ये बात कही गई है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर गलत हो जाएगा। 100वां संविधान संशोधन बंगाल भारत बांग्लादेश के बीच भू समझौता, बिल्कुल सही बात है। इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे काट दीजिएगा और इसमें ये बात कह दीजिएगा कि 15% से अधिक सीटें राज्य मंत्री या मंत्री से अधिक नहीं बन सकते। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता? ठीक है, तो राज्य विधान परिषद का चुनाव कराया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है, पंचायत का चुनाव भैया ये तो राज्य चुनाव आयोग कराता है ना, तो यही गलत हो जाएगा। राज्य चुनाव आयोग कौन करता है, वही केंद्रीय करता है, गलत। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 135 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य से संबंधित है? ध्यान रहे,
1935 देखिएगा। तो सहकारिता समिति बिल्कुल ये केंद्र से, ठीक है। उसके बाद देखिए वेकंट चलैया आयोग, बिल्कुल ये भी संबंधित है। आनंदपुर साहिबा ये भी संबंधित है उससे, ठीक है। यही में देखेंगे राजमन्नार समिति भी जो है वो केंद्र राज्य से संबंधित है, ठीक है। लेकिन अगर तारकुंडी जो समिति है अगर वो देखें तो चुनाव में सुधार करने से संबंधित है, क्या चुनाव में सुधार करने से संबंधित है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यानी देखेंगे तो 1 2 3 यही सही ऑप्शन हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किसके गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो नगर पंचायत, जिला आयोग, जिला योजना समिति, महानगर योजना समिति, उपयुक्त में से सभी। तो 74वें संविधान संशोधन में ये सभी बात कही गई है। चलिए ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास प्रदान की गई थी, ठीक है। तो आप सीधे अगर इसमें अगर हम देखना चाहें तो आप सीधे देखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से बात कही गई, ठीक है। देखिए 138 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, संविधान के लक्षण व स्रोत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहां से लिया गया था, ये तो लिया गया था अमेरिका से नहीं, ये तो जापान से लिया गया था ना। तो 138 का पहला ही ऑप्शन गलत है, ठीक है। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया था, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया था, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, और सब सही है। लेकिन ये ऑप्शन जो कह रहा है कि जापान से लिया गया था, ठीक है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के परिवर्तन संबंधित है, ठीक है। तो अगर आप 100 देखेंगे इसको तो अनुच्छेद 3 ये बात कही जाती है, ठीक है। 140 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जरा बताइए तो हमको, ठीक है। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, नहीं है, ठीक है। देखिए भारतीय संसद के प्रति प्रांत भी नागरिकता संबंधित कानून बना सकता है, बिल्कुल नहीं, एक ही पास है केंद्र के पास। नागरिकता संबंधी प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ये भी नहीं कहा गया है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो तीनों ऑप्शन सत्य नहीं है। चलिए 141 नंबर देखिए, कथन मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार असीमित होते हैं, कह रहा है कथन मौलिक अधिकार असीमित होते हैं, कारण सरकार इन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती, बताइए। गलत है, ठीक है। यानी कथन भी गलत है, ये तो सीमित है ना भाई, तो ये भी गलत है और कारण भी गलत है, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों क्या है, गलत है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक अधिकार है, ठीक है। राज्य सरकारें उन्हें लागू करने के लिए बाध्य होती है, ये तो बात बिल्कुल गलत कही गई है। अगर हम थोड़ा सा देखें तो एक कथन तो सही है कि सकारात्मक होता है, ठीक है। लेकिन अगर देखें तो इसे राज्य सरकार उन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक कथन सही है लेकिन दो गलत है। चलिए हाँ, भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, वीटो शक्ति प्राप्त किया गया है। क्या कह रहा है, ठीक है, ये तो बात सही कही है। कारण शक्ति का प्रयोग करके वह किसी भी विधेयक को अपनी पास से लंबित रख सकता है, नहीं भैया ये गलत बात कही गई है। तो यानी देखें एक कथन सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। उसको होल्ड कर सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि राज्यसभा के द्वारा या लोकसभा के द्वारा अगर बिल को राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन अगर दूसरी बार जाए तो राष्ट्रपति उस पर मतलब सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है,
ये बात क्लियर है। ठीक है, चलिए संसदीय शब्दावली में शून्य काल का अर्थ होता है। अगर देखें तो शून्य काल का मतलब होता है प्रश्न काल का समय। ठीक है, जरा हमें बताइएगा कि शून्य काल का समय क्या होता है, क्या होता है समय कब का होता है। हाँ, राज्यपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधान सभा का सत्र आह्वान करना का विशेषाधिकार, वो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वो राज्य में राष्ट्रपति के शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। अगर देखें तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो अगर 145 अगर देख रहे हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तीनों बातें उसके मतलब विशेषाधिकार में ही आते हैं। ठीक है, उस पर विचार कर सकता है। चलिए हम लोग आ गए 146 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तीसरी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बात करता है, नहीं, ये तो 4 में बात करता है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में भाषा संबंधित है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में पद की बात करता है, कौन सा सुमिलित नहीं है, तीनों सुमिलित नहीं है। चलिए तीनों के अनुच्छेद बता देते हैं। ठीक है, 9वीं अनुसूची किसके बारे में बात करता है, भूमि सुधार से संबंधित बात करता है। 10वीं अनुसूची दल बल से बात करता है। ठीक है, तो देखिए तीनों ऑप्शन गलत है। 147 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अब सत्य नहीं है तो सत्य की खोज करते हैं, कौन सा सत्य है कौन सा सत्य है। तो संघ के प्रयोजनों के अधिकार आरोपित करने की शक्ति संसद को है, बिल्कुल सही बात कहता है। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल बात कहता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, बिल्कुल सही है। वित्तीय आपात की घोषणा के लिए संसद के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर थोड़ा सा बात करें वित्तीय आपात के बारे में, तो वित्तीय आपात 360 आर्टिकल में बात कही गई है और वित्तीय आपात में प्रावधान किया गया है यदि राष्ट्रपति को लगे कि वो भारत या उसके किसी विभाग में वित्तीय अस्थायी खतरे में है तो वो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इसके लिए संसद साधारण बहुमत से इसकी उद्घोषणा को पारित कर सकता है। अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। ठीक है, चलिए कह रहा है 148 नंबर, भाग 15 निर्वाचन संबंधित है, भाग 17 संविधान संशोधन संबंधित है, भाग 18 आपात संबंधित है, भाग ए अस्थायी, ठीक है, अस्थायी प्रबंधक संबंधित है। बताइए तो 148 में कौन सा गलत है, जब देखें आप लोग पता कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। देखिए ये जो बात कही जाती है भाग 17 में भाषा संबंधित बात कही गई है, राजभाषा संबंधित। और भाग 20 में कही गई है किसके बारे में, संविधान संशोधन के। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है, निर्वाचन आयोग का नहीं है। मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, परिसीमन आयोग का गठन करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। 149 का से बताइए, परिसीमन आयोग का गठन करना वो निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। परिसीमन आयोग का कार्य केंद्र सरकार का है। और कितनी बार परिसीमन आयोग लगाया गया जा चुका है, जरा बताइएगा तो। एक बार लगा था 1952 में, एक लगा था 1963 में, एक 1973 में और एक 2002 में। 1 2 3 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। ठीक है, चलिए बहुत खुशी मिल रही होगी। 150 क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज आप लोगों को कंप्लीट होने वाली है। तो निम्नलिखित में से किस समिति आयोग की ने सर्वप्रथम लोकपाल संस्था या लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की थी, तो बताइए तो 150 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग। कब आया था, 1966 में ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, फिर मिलते हैं।